सभी लोग तेजी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। गुड़िया खुश रहिए, सुनैना गुड इवनिंग, आशीष गुड आफ्टरनून, वसु खुश रहिए और भी लोग तेजी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं। और जो लोग क्लास के साथ जुड़ चुके हैं वो एक बार क्लियर कर दें, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? वसु जी, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, बारिश का आनंद ले रहे होंगे। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर बारिश की प्रतीक्षा का आनंद ले रहे होंगे। विकास खुश रहिए, मनीषा जय हिंद बेटा। शायद आज हमारा लास्ट दिन हो आपके साथ गुरुजी, वसु लिख रहे हैं, बिल्कुल आज लास्ट दिन ही है बस, लेकिन इस पाठ्यक्रम के साथ बेटा, है ना, इस पाठ्यक्रम के साथ। शशिकांत जी खुश रहें, सरस्वती खुश रहिए, सुनैना लिख रही हैं यस सर, यानी कि आवाज पहुंच रही है, बहुत बढ़िया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि यूपीए प्रथम, यूपीए फर्स्ट में, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो उस चरण में क्या क्या हुआ मैंने विस्तार से आपको बताया। काफी कुछ बेहतरीन कार्य हुआ लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार के बारे में कुछ क्यों नहीं सुनाई पड़ा। आपको तो पता है कि कांग्रेस पार्टी की जितनी भी बार सरकार बनती थी, लास्ट तक जाते जाते सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरती हुई नजर आती थी। नरसिम्हा राव की सरकार के बारे में आपने देखा ही था। तो 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो यह सरकार जो है कब तक अच्छा कार्य करती रही, भ्रष्टाचार का कोई आरोप देखने को नहीं मिला। यह विचारणीय मुद्दा है। तो आप लोगों की प्रतीक्षा जो है वो भी मैं समाप्त कर देता हूं। हाँ, यूपी में बारिश हो रही है। हाँ बिल्कुल गुड़िया बेटा, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास मंडे से लाइव होगी, आप बिल्कुल जुड़ सकती हैं। सर आपकी क्लास को बहुत मिस करते हैं, सरस्वती लिख रही हैं, बहुत ओल्ड स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं। तो बच्चों क्या है कि यूपीए का दूसरा कार्यकाल मैं थोड़ा सा मिला करके ही ले चलूंगा, पहला और दूसरा कार्यकाल। दरअसल जब यूपीए का पहला कार्यकाल था तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, बट इसी समय क्या हुआ कि 2008 ईस्वी की बात है, विश्व में मंदी देखने को मिली। और मंदी कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। आप लोगों को वैश्विक मंदी याद होगा, मुझे बता सकते हैं कि किस ईयर में विश्व में मंदी आई थी? किस ईयर में विश्व में मंदी, बल्कि महामंदी आई थी? बता सकते हैं किस ईयर में? यदि आप में से किसी को याद हो तो बताएं, महामंदी किस ईयर में आई थी? न्यू टॉपिक संजू बेटा मंडे से होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्लासेज स्टार्ट होंगी। शिव गुड इवनिंग, आद्या खुश रहिए। तो विश्व में महामंदी किस वर्ष आई थी? नाइनटीन 1929 ईस्वी में विश्व में मंदी आई थी। अच्छा, उस समय मंदी का ठीकरा फोड़ दिया गया पूंजीवादी देशों के ऊपर कि ये जो पूंजीवादी देश हैं, इन्हीं के कारण मंदी जो है वो आई थी। और बात भी सही थी। मंदी किसके कारण आई? तो अमेरिका के कारण आई। मंदी किसके कारण आई? तो यूरोप के कई देशों के कारण आई। और ऐसा एक देश ने कहा था, मतलब सच्चाई भी है, बट एक देश ने मामले को जोर शोर से उछाला जैसे कोई व्यक्ति जो है वो बुरा है और उसके साथ और भी कई लोग हैं, सब बुरे हैं। आप अकेले ये कहिए कि ये सब बुरे हैं, ये सब बुरे हैं, तो अकेले की बात जल्दी कोई सुनता नहीं है, बहुमत की मानी जाती है। अब पता लगा बहुमत ही गलत के साथ है, अब बड़ी समस्या। लेकिन जिस दिन दुनिया भी ये जान गई कि नहीं, ये सारे के सारे लोग जिनके बारे में एक व्यक्ति कहता था ये सब गलत हैं, ये वास्तव में गलत थे। उस दिन जो एक व्यक्ति लंबे समय से कह रहा था कि सब गलत है, उसका कॉलर वगैरह थोड़ा सा टाइट होता है कि देखो हम कह रहे थे ना, ये सब के सब गलत है। 1929 ईस्वी में रूस को यह कहने का अवसर मिला कि सब के सब गलत हैं ये।
ये महामंदी आई है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण। देखो हम समाजवादी हैं तो हम ठीक हैं, हमारे यहां मंदी नहीं आई। और सच में 1929 ईस्वी में मंदी नहीं आई थी। अब सोच करके देखो बेटा, मंदी के दौर में जितने लोग परेशान हुए होंगे आवश्यकता से ज्यादा, अब पूंजीपतियों के कारण मंदी आ गई, पूंजीवादी देशों के कारण मंदी आ गई। पर पूंजीपतियों के पास तो पैसा होगा, ज्यादा परेशान कौन होगा? मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों की नौकरियां छिन जाती हैं, जो बेचारे सिर्फ खाने भर का कमा पाते हैं वो खाने भर का नहीं कमा पाते, भूखों मरने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये क्या करेंगे फिर, किस विचारधारा की ओर आकर्षित होंगे? समाजवादी विचारधारा की ओर। और समाजवादी विचारधारा, मार्क्स ने पहले ही कह रखा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, मार पीट करके पूंजीपतियों से पैसा छीन लो कुछ इस प्रकार की बातें थी। तो क्या हुआ कि इससे जो है समाजवादी विचारधारा की प्रगति हुई। तो काफी समय से बेटा समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में संघर्ष चल रहा था। पर 1991 ईस्वी में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो फिर समाजवादी देश का नेतृत्व करने वाला, समाजवादी देशों का नेतृत्व करने वाला सुपर पावर रूस तो रहा नहीं। और अब क्योंकि समाजवाद जिस देश में हुई क्रांति के कारण प्रेरित हुआ था, आज वही जो है बेटा पूंजीवादी देशों से प्रतिस्पर्धा में हट गया। तो अब ऐसा लगा कि नहीं पूंजीवाद ही सही है। अब ऐसा लगा कि नहीं पूंजीवादी सही कहते थे, ठीक है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। अब रूस के साथ क्या है कि वो तो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया। तो जाहिर सी बात है कि विश्व में पूंजीवाद का प्रभाव आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यही देख लीजिए बच्चों, हम आधे समाजवादी थे आधे पूंजीवादी। भारत देश आधा समाजवादी था आधा पूंजीवादी। वो आधा जो है रसिया जिंदाबाद कहता था, आधा अमेरिका जिंदाबाद कहता था। हम लोग जो है किसी से पूरी तरीके से संबंध नहीं खराब कर सकते थे, वरना ये बाहुबली टाइप के लोग थे। और अपनी स्थिति अभी बहुत बेहतर थी नहीं कि हम इनको चैलेंज कर सकते। तो हम क्या है उधर का भी जिंदाबाद बोलते थे और इधर का भी, ऐसी हमारी स्थिति थी। और 1991 ईस्वी के बाद आपने देखा कि अमेरिका वगैरह ने प्रेशर बनाया कि आप आर्थिक उदारीकरण लागू कर दीजिए। इतना तो आप समझ गए होंगे कि समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद में क्या होता है बेटा, निजी पूंजीपतियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप पैसा लगाओ, आप फैक्ट्री डालो, आप कंपनी डालो, आप बिजनेस करो, ये होता है। समाजवादी देश में क्या होता है कि सब कुछ सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। कि क्यों नियंत्रण में रखती है? कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर दें, है ना। पता चले कि जो है ये जो पूंजीवादी देश हैं, पता चले कि जो पूंजीपति हैं ये मजदूरों का शोषण करने लग जाएं, ये लोगों की समस्याएं बढ़ा दे। क्योंकि पूंजीवाद में एक बड़ी समस्या ये होती है कि पूंजी कुछ लोगों के पास जो है एकत्रित हो जाती है, और बड़ी संख्या में लोगों के पास पूंजी ही नहीं होती है। एक के पास पूंजी भरी पड़ी है, एक के पास खाने भर का पैसा नहीं है, ये स्थिति हो जाती है। तो समाजवादी देश में क्या होता है कि सरकार सब कुछ अपने नियंत्रण में करके रखती है कि किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, ऐसा आप समझिए। अभी क्या है कि अब उदारीकरण की नीति जब भारत में लागू की गई तो मैंने क्या कहा था, लाइसेंसिंग की नीति को कमजोर किया गया, विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया, है ना। अब पूंजीवाद भारत में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस प्रकार की चीजें थी। लेकिन 2008 ईस्वी में ऐसा हुआ कि एक बार विश्व में पुनः जो है मंदी आ गई। मुझे जरा सा बताएं कि क्या आप सभी मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? आद्या ने लिखा आवाज बहुत कम आ रही है। तो क्या आप सभी लोगों के साथ यह समस्या है? बताएं, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? मतलब अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं? बढ़िया। तो 2008 ईस्वी में पुनः बेटा एक बार मंदी आ गई, और यह मंदी भी काफी जो है अपने आप में प्रभावशाली थी।
अब 2008 से पहले तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी देश रूस, और वो भी अमेरिका को टक्कर देने वाला रूस, वो पीछे हो गया, तो समाजवाद दम तोड़ रहा था। मार्क्स जो है, जिसने विश्व में क्रांति आने की बात की थी कि विश्व में क्रांति आ जाएगी, वह मार्क्स तो कब का दम तोड़ चुका था। अभी मार्क्स की विचारधारा, मार्क्स का उद्देश्य भी दम तोड़ता नजर आ रहा था। लेकिन जब अच्छा, सबको लगने लगा पूंजीवाद सही, पूंजीवाद सही, पूंजीवाद सही, और काफी हद तक डेवलपमेंट भी दिख रहा था। मैंने कहा ना, भारत में तीव्र आर्थिक प्रगति होने लग गई, तो लग रहा था पूंजीवाद सही। 2008 ईस्वी में पुनः जो है विश्व में मंदी आ गई, और इस बार मंदी उसी के कारण आई है जो पूंजीवादी देशों का नेता था। जो पूंजीवादी देशों का नेता था उसी के कारण मंदी आई। तो बच्चों, किसके कारण? अमेरिका के कारण। अमेरिका के कारण मंदी आई। अच्छा, क्यों आई ये भी मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका में पूंजीपतियों को कुछ ज्यादा ही प्रोत्साहन दे दिया गया। वहां पर बहुत से पूंजीपति ऐसे थे जिन्होंने बैंक स्थापित करके रखी थी, व्यावसायिक बैंकें वहां पर काफी थीं। और वैसे भी जैसे देखो बेटा, भारत में बहुत सी बैंक होती है, सबके ऊपर एक केंद्रीय बैंक का, रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। अमेरिका में क्या था कि जो केंद्रीय बैंक थी उसका नियंत्रण अन्य बैंकों पर कुछ खास था नहीं, और सारी बैंकों को पूरी छूट दे दी गई थी कि जितना मन करे जिसको पूंजी दो, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक से लोन लेकर के पूंजी का निवेश करें, उत्पादन को बढ़ावा दें, इससे देश आगे जाएगा। पर लोन देने का, अब देखो बेटा, चाहे छोटा पूंजीपति हो या बड़ा, कोई नया बिजनेसमैन हो या पुराना, बैंक से लोन सभी लेते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। पर लोन देने का एक तरीका होता है। आप ये विचार कर लें कि सामने वाला लोन पे कर पाएगा कि नहीं, लोन का अमाउंट पे कर पाएगा कि नहीं। अरे छोड़िए, हटाइए, इंटरेस्ट पे कर देगा समय से या नहीं, इतना तो कम से कम देख लो। अमेरिका की बैंकों ने बिना सोचे समझे बस लोन देना जारी रखा। जो भी लोन मांग लिया, हाँ ले जाओ, हाँ ले जाओ, हाँ ले जाओ। रियल इस्टेट में खूब लोन दिया गया। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो है घर वगैरह बनवा रहे हैं, बैंक से लोन ले लेकर के फिर हम बेच देंगे। इतना अंधाधुंध लोन दे दिया गया, और बाद में जो लोन लेने वाले थे वो लोन को वापस ही नहीं दे पाए। वो लोन को वापस ही नहीं दे पाए, और बैंकों के पास पूंजी घट गई। अब बैंक लोन दे ही नहीं सकते। तो एक समय ऐसा आया कि अब पूंजी की होने लगी समस्या। और इतना तो आप जानते होंगे कि जब पूंजी की समस्या होने लग जाएगी, इसका मतलब मार्केट में पैसा कम होगा। मार्केट में पैसा कम होगा और वस्तुएं भरी पड़ी होंगी, मतलब डिफ्लेशन, मतलब मंदी। अब यह मंदी अमेरिका से शुरू हुई धीरे धीरे, क्योंकि अमेरिका बेटा सुपर पावर था, विश्व में उसका व्यापार जो है बहुत अधिक था, तो जहां जहां व्यापार करता था हर जगह आप उसका असर देखेंगे। भारत में भी अमेरिका की पूंजी भारत से बाहर के यानी विदेशियों की काफी पूंजी लगी हुई थी। अब जब मंदी का दौर है, शेयर मार्केट में एक व्यक्ति ने 2000 करोड़ डॉलर लगा रखा था। 2000 करोड़ डॉलर शेयर मार्केट में निवेश कर रखा था। विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया था सरकार ने। उदारीकरण के दौर में खूब पैसा लगा हुआ था। अब पता चला कि यहां से भी लोग पैसा खींचने लग गए, लोग अपना पैसा निकालने लग गए, तो भारत पर भी मंदी का असर दिखने लगा। पर एक बात बहुत अच्छी थी उस समय कि देश के प्रधानमंत्री, अगर बोलने के मामले में देखो तो बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन टैलेंट के मामले में देखो तो उनसे ज्यादा विद्वान प्रधानमंत्री आज तक भारत देश का प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, काफी कुछ उनको पता था। और एक और बड़ी बात है कि बच्चों, चाहे उसको भारत का सौभाग्य कह लो या भारत की समझदारी कह लो, भारत में अगर हम सिर्फ और सिर्फ विदेशियों पर निर्भर रहते, उनके पैसे पर, उनके द्वारा कार्यों पर, सोचो बच्चों, अगर भारत में विदेशियों ने पैसा लगा रखा है, बहुत सारी वस्तुएं वही बनाते हैं, तमाम कपड़ों का सप्लाई वही करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं की सप्लाई वही करते हैं, अचानक से ये लोग भाग जाते, पूंजी निकाल करके निकल जाते, तो सोचो भारत में क्या स्थिति होती। यहां तो पूरी पूरी अव्यवस्था व्याप्त हो जाती। लेकिन आज भी भारत में जो वस्तुएं उत्पादित होती थी, जिनका सप्लाई वगैरह होता था, उनमें क्या था कि ज्यादातर भारतीय ही ये सब काम करते थे। छोटी मोटी वस्तुएं ज्यादातर जो है वो भारतीय लोग ही बनाते थे और वही सप्लाई करते थे। अभी हम विदेशियों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं थे। आज भी जो है बहुत कम, मतलब ये प्रयास रहता है भारत देश का कि हम विदेशियों पर ज्यादा निर्भर हो जाएं। अभी भारत का बाजार पूरा ओपन कर दो कि चलो आओ, जिसका मन करे वही यहां पर आकर बिजनेस करो।
कल को सोचो बेटा, अमेरिका की ही हजारों कंपनियां यहां पर लग गई। अमेरिका वहीं पर बैठे बैठे जब चाहेगा भारत को परेशान कर सकता है। कंपनियों को इशारा दे दे कि आप उत्पादन अचानक से कम कर दो, सप्लाई कम कर दो, फिर भारत में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सप्लाई पर निर्भर हैं। इसलिए सरकार इन सब मामलों में बड़ी समझदारी रखती है। तो एक तो भारत विदेशी पूंजी पर, विदेशियों पर ज्यादा निर्भर नहीं था, इसलिए हमारे यहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। हम आधे समाजवादी थे, आधे पूंजीवादी थे, इसका भी बड़ा लाभ मिला है। अच्छा, कैसे लाभ मिला बच्चों? आप लोग CRR SLR जानते हैं क्या होता है? इकोनॉमी में CRR और SLR पढ़ रखा है। CRR SLR जानते हैं क्या होता है ये? जानते हैं? दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या भारत की बैंकों को इतनी छूट है कि वो सारा का सारा पैसा चाहें तो मार्केट में लोगों को दे दें और अपने पास बिल्कुल पैसा ना रखे, कोई दिक्कत नहीं? ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। मतलब भारत में क्या ऐसी स्थिति है कि बैंकें चाहे तो सारा का सारा पैसा मार्केट में दे सकती हैं? वो लोगों को कैश दे दें, लोगों को लोन दे दें, मतलब वो सारा का सारा पैसा निकाल के दे सकती हैं। क्या ऐसा बैंकों को छूट है, उन्हें अधिकार है? चलो शिव जी, मैं जानता हूं कुछ लोगों की इकोनॉमी की क्लास नहीं हुई, इसलिए मैंने प्रश्न घुमा कर पूछ दिया। आप लोग, जो लोग मुझसे इतिहास पहले पढ़ ले रहे हैं, उनको इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब जितना समझ में आती बिना इतिहास पढ़े, उससे ज्यादा समझ में आएगी। यह छूट नहीं है। तो बेटा, CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कुछ पैसा आपको अपने पास बचा करके रखना है, उसको निकाल नहीं सकते, नियम है, ऐसा नियम है। नहीं पता चला अचानक से बैंक दिवालिया हो जाएगी। आपको कुछ पैसा RBI के पास रखना होता है। सोचो, RBI के पास रखना होता है। कुल मिला जुलाकर भारत में बैंकें उस तरह से ध्वस्त नहीं हो सकती जैसा अमेरिका में हुआ। जैसा अमेरिका में हुआ। यही कारण है कि भारत पर इस मंदी का कोई खास असर नहीं पड़ा। भारत पर इस मंदी का कोई खास असर नहीं पड़ा। तो ये है यूपीए सरकार की सफलता, आप इसे समझ लीजिए। एक और बात समझनी है बेटा, मैंने कहा था कि भारत में थोड़ा सा जो है ई गवर्नेंस बढ़ाया जा रहा है, और भारत में लोगों को शिक्षित करने का कार्य हो रहा है, कैसे लोग शिक्षित हों, यह सब कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है। तो ये सब और तेजी से हो रहा था। इस समय भारत तेजी से बदल रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ समस्याएं जो है कांग्रेस के अंतर्गत भ्रष्टाचार की बड़ी जो है समस्या रहती थी। तो बट मैं भ्रष्टाचार पर आने से पहले कुछ और बता देना चाहता हूं। जैसे देखो बच्चों, एक समस्या भारत में यह भी थी कि क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सेवा क्षेत्र और ये जो है कृषि क्षेत्र, इन सब पर भी आर्थिक उदारीकरण के दौर में ये जो है कार्य किया गया था, इन पर फोकस किया गया था, सेवा क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर आप एक बड़ी समस्या जानते हैं। भारत में एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चों। आज की डेट में अगर देश की जीडीपी देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में अधिक है या सेवा क्षेत्र का? जरा कमेंट करके बताएं। यदि आप देश की जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी में कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान है या सेवा क्षेत्र का?
नहीं, वही है बेटा, साधना एक ही है। सेवा क्षेत्र का है बेटा, सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का। और अब ये बताओ कि ज्यादा जनसंख्या देश की कृषि पर निर्भर है या सेवा क्षेत्र पर निर्भर है? देश की ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है या सेवा पर निर्भर है? एग्रीकल्चर पर निर्भर है। अब एक और बड़ी बात समझो आप, WTO, विश्व व्यापार संगठन, 1995 ईस्वी में बना। नहीं बेटा शिखर, जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रखा है उनके लिए कंपलसरी नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, तो बेटा क्या है कि अब सोच करके देखो, विश्व व्यापार संगठन, इसने कुछ नियम बना रखे थे विश्व में व्यापार के, और उसके नियम जो है कृषि पर भी लागू होंगे, सेवा पर भी, तमाम चीजों पर लागू होंगे। और आपने एक विडंबना बहुत बड़ी सुनी होगी, अक्सर किसान इस मामले को लेकर आंदोलन करते हैं। आप सेवा क्षेत्र में वस्तुओं को देखो, और थोड़ा सा सेवा क्षेत्र में के बारे में बताने से पहले मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। एक बार सभी लोग मेंटली प्रेजेंट होकर कमेंट में यस लिखिए। एक बार सभी लोग मेंटली प्रेजेंट होकर के कमेंट में यस लिखिए। ठीक है, सभी लोग मेंटली प्रेजेंट हैं। देखो बच्चों, अगर भारत देश को विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना था कि विश्व से आकर के लोग भारत में पैसा लगाएं, तो इसका मतलब है कि भारत में ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को कि विश्व से जो आकर भारत में पैसा लगाए उसको कोई समस्या ना हो। याद रखना, अगर भारत में बेसिक सी सुविधाएं विदेशियों को नहीं प्राप्त हुई, देखने में, सुनने में, रहने में सब कुछ अच्छा नहीं लगा, तो भला क्यों कोई प्रोत्साहित होगा? अफ्रीका में जाकर कौन पूंजीपति पैसा लगा देगा बताइए आप? कोई जाकर वहां के जंगली क्षेत्र में पैसा लगाएगा या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में पैसा लगाएगा? अगर विदेशियों को भारत में आकर पैसा लगाना है और सरकार ये चाहती है कि ऐसा हो जिससे देश का विकास हो, तो भारत देश में थोड़ा सा डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जैसे कि किसी शहर में आकर विदेशी रहता है तो बढ़िया होटल हो, 5 स्टार होटल हो, अच्छे अच्छे मॉल हो, है ना, खाने के लिए पिज्जा बर्गर मैकडोनाल्ड वगैरह ये सब उपस्थित हों। इससे क्या है कि कोई विदेशी आए तो उसको लगे कि नहीं, बड़ा बहुत अच्छा क्षेत्र है। और एक बात यह भी याद रखना, डेवलपमेंट वही होता है जहां शांति बनी रहे, मतलब अच्छा शासन हो, शांति व्यवस्था कायम हो, काफी कुछ डेवलपमेंट दिखे, तब जाकर के विदेशी वहां किसी भी देश में जाकर पैसा निवेश करते हैं कि यहाँ शांति है, डेवलपमेंट है, तो हम पैसा लगाएंगे तो हमको लाभ प्राप्त होगा। तो यही कारण है कि भारत में जब लाइसेंसिंग नीति को कमजोर किया गया तो निजी पूंजीपतियों को प्रोत्साहित किया गया कि आप लोग होटल स्थापित करो, आप लोग और तमाम चीजें बनाओ, मॉल वगैरह बनाओ। तो भारत में यह सब कार्य बड़ी तेजी से होगा, तो बड़ी तेजी से निजी पूंजीपति जब कार्य करेंगे तो आपको प्रगति दिखाई पड़ेगी, बहुत तेजी से प्रगति दिखाई पड़ेगी। बट इससे क्या होगा कि भारत और इंडिया के बीच खाई आपको चौड़ी होती हुई नजर आएगी। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, सेवा क्षेत्र जो है वो लाभ में भी रहेगा, लेकिन उसमें मुट्ठी भर लोग होते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, रहन सहन भी अलग है, थोड़ा बहुत इंग्लिश के सेंटेंस बोल लेते हैं और अपने आप को जो है वो सामान्य भारतीय मानव से श्रेष्ठ समझते हैं, वैसे ही जैसे कभी अंग्रेज समझते थे। तो यहां पर क्या है, सर्विस सेक्टर में लगे हुए लोग समझ लो इंडियन हैं, इंजीनियर है ना, और तमाम लोग ऐसे कार्य करने वाले ये लोग। तो ऐसे में क्या है कि ये जो है इंडियन हैं, और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं ये सब भारतीय हैं। मैं जिनको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं उनको भारत और इंडिया के बीच का अंतर बता चुका हूं। वैसे तो माना यह जाता है कि भारत अर्थात इंडिया, मतलब दोनों का मतलब एक ही है,
पर अगर गहराई से इस बात को समझेंगे तो दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। मैं ये कह रहा था बेटा कि अब ये सब चीजें हुई थी भारत में, पर विचार करके देखो कि सर्विस सेक्टर पर काफी काम हो रहा है। सर्विस सेक्टर में आप देख लो, पिज्जा बर्गर, या छोड़ो हटाओ बच्चों, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जो है आप अभी गांव में बहुत कम पैसे में इतना सारा पा जाओगे। और यहां दिल्ली में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, पीवीआर में चले जाओ, मूवी देखते हुए इतना सा पॉपकॉर्न आपको 400-500 रुपए, इतना इतना सा 400-500 रुपए में मिलेगा। तो सेवा, अगर आप सेवा ले रहे हैं तो ये देखा जाएगा किस स्थान पर ले रहे हैं और उसी हिसाब से उसका रेट होता है। तो सेवा क्षेत्र जो है वो काफी प्रॉफिट कमाता भी है और सरकार की जीडीपी में भी, देश की जीडीपी में उसका बड़ा योगदान होता है। ये सारी चीजें होती हैं। बट मैं ये कह रहा था कि अब ऐसे में आप विचार करो कि बेटा पॉपकॉर्न थोड़ा सा बहुत पैसे में, लेकिन मक्के का उत्पादन करने वाला किसान क्या मक्के को बेच करके उस तरह से प्रॉफिट पाता है जितना पॉपकॉर्न बेचने वाला प्रॉफिट ले लेता है? इतना तो जानते हो ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये सब तो जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल, द्वितीय क्षेत्र में जब बनता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, सप्लाई होगा, दिया जाएगा। मुझे इतना बता दीजिए कि जो किसान मक्का बेचता है क्या वह उतना लाभ प्राप्त करता है जितना पॉपकॉर्न बेचने वाला? मक्के का दाम ज्यादा है या पॉपकॉर्न का? उसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मक्के को जो है वो फिर से बिजनेसमैन लोग ले जाते हैं, फिर उसको जो है फिर से उसकी फसल तैयार करते हैं, फिर वो 2-4 वर्ष में तैयार होता है। सबनम बेटा, सेवा क्षेत्र के लोग और स्मार्ट हैं, घर से नहीं ले जाने देते, आप वहीं खरीद सकते हो, वरना हर कोई घर से नहीं ले जाता। तो विचार करके देखो, आलू सस्ती होती है क्योंकि किसान उसका उत्पादन करता है, आलू सस्ती है, उसी का चिप्स बना करके मार्केट में कितने दामों में बेचा जाता है? मार्केट में कितने दामों में बेचा जाता है? गन्ना किसान बेच देता है, फिर गन्ने से चीनी बनती है, उसके बाद जो कुछ बनता है वो कितना महंगा होता है। तो कुल मिला जुलाकर ये समझो बेटा कि सेवा क्षेत्र के लोग जो है काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, बट किसान अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर रहा। किसान जो है बहुत अधिक दामों में, किसान जो कुछ उत्पादित करता है उसका रेट इतना बढ़िया नहीं था कि किसान की संपन्नता बढ़ जाती। ऊपर से कृषक जो है भारत देश में सबसे ज्यादा, कृषि पर निर्भरता सबसे ज्यादा, और जब किसान खाने भर का पता चला, अपनी आवश्यकता भर का उत्पादन नहीं कर पाया, प्रॉफिट नहीं पाया, तो किसान ऋण लेगा, और अगर वह ऋण लेगा तो ऋण पे करना चाहेगा, नहीं पे कर पाया तो बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों की आत्महत्या लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा सरकार के सामने बना हुआ था। इस समय तो थोड़ा सा केसेज कम है। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? बताएं। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा आप लोगों ने पिछले 8-10 वर्षों से काफी सुन रखा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बेटा, शशिकांत, पिछले 2 दशकों में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है। मैं जानता हूं विद्वान लोग जो है ना, वो आप उनको आसानी से बातें समझा सकते हैं और सहमत कर सकते हैं। समस्या तब होती है जब मूर्खों से पाला पड़ जाता है। बच्चों आप लोग नोटिस करो, मैं क्लास में कितना बोलता हूं, काफी स्पीड से, काफी एनर्जेटिक होकर, पर कभी आप लोग मुझसे क्लास से बाहर मिल जाओगे ना तो आप सोचोगे कि क्या यही रवि मिश्रा सर हैं? इतना खामोश आप किसी को देखते ही नहीं होंगे। घर पर मैं 2 बातें सुनता रहता हूं कि बोलते ही नहीं है, 2 बार बुलाने पर जो है, 3 बार बुलाने पर 1 बार बोलते, ऐसी स्थिति होती है। तो क्लास में बहुत ज्यादा बोल चुका होता हूं तो शांत रहता हूं, और अगर कभी किसी से मिलता हूं, कहीं आता जाता हूं तो भी एकदम शांत रहता हूं, अपनी बात किसी से रखने का प्रयास नहीं करता। बल्कि कई बार जो है, कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे रिलेशन में जाना हुआ या गांव में जाना हुआ, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेरे बुजुर्ग हैं और मुझको काफी कुछ इतिहास के बारे में बताते हैं, कैसा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था, महात्मा गांधी यहाँ गड़बड़ थे।
और मुझे हाँ हाँ करना पड़ता है, जबकि मैं जानता हूं कि जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, उसके बाद भी हाँ हाँ करता हूं, कभी मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। तो हाँ, सूखा या बाढ़ में ज्यादा होता है। हाँ, केसेस कम है बिल्कुल साधना बेटा, बट प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई। बिल्कुल बेटा, बिचौलिए हैं। तो बात वही है कि जो है ये किसानों को पूरा लाभ मिल नहीं पा रहा है। बिचौलिए किसान का बहुत शोषण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। गुड़िया लिख रही हैं शांत नहीं सर, हमेशा सोचते रहते हैं क्या पढ़ाएं और क्या पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेटा, आपने बहुत सही समझा। तो ऐसा ही होता है। मैं विचार करते करते इतनी गहराई में चला जाता हूं कि अगर दो चार बार मुझे आवाज दी जाए तो मैं सुन नहीं पाता। तो इसलिए जो है नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। विशाल लिख रहे हैं मैं बहस कर लेता हूं जो गलत बताते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जो गलत बताते हैं उनको सही पता ही नहीं। और कई बार सामने वाले को देख के लग भी जाता है कि सही समझेंगे नहीं समझेंगे। नहीं, कल तो क्लास नहीं होगी बेटा, हिस्ट्री की तो नहीं। क्या आप लोगों की क्लास सैटरडे को भी होने लग गई? अभी तक मेरी लगी नहीं, बट चर्चा हो रही थी कि सैटरडे को भी क्लास होगी। बट फाइनल मेरी जानकारी में नहीं है होगी या नहीं होगी। मनीषा लिख रही हैं सर, सभी टीचर्स में आप ही स्टूडेंट के दिल के करीब हैं, बाकी से तो हम काफी डांट खाते रहते हैं। क्या सच में आप लोगों को काफी डांट खाना पड़ता है? मुझे तो लगता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और टीचर्स के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। टीचर आपको बिना गलती के तो नहीं डांटेगा। तो बट मुझे सस्पेंस है, ऐसा आप लोग क्या करते हैं जो आप लोगों को डांटना पड़ता है? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बट मैं जानना चाहता हूँ, सस्पेंस है अब मेरे दिमाग में। तो हो सकता है बेटा सैटरडे को भी क्लास हो। अच्छा, इंडियन सोसाइटी की चल रही है। ऐसा है तो आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि डांट खानी पड़ती है, मैं ये पूछ रहा हूं। दरअसल बच्चों, मैंने बचपन में सुन रखा था कि बच्चे जब छोटे हों तो उनको बच्चे की तरह ट्रीट करो। नहीं, मैं नाम देख लिया कि कौन आपको डांटता है कौन नहीं डांटता, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर डांट क्यों पड़ती है? अच्छा, ज्यादा कमेंट की वजह से? हमारे कमेंट ही अलग रहते हैं इसलिए डांट खाते रहते हैं। तो बेटा, टॉपिक से रिलेटेड कमेंट किया करो, वह पूछो जो बहुत आवश्यक हो। मैंने बचपन से ही पढ़ रखा था कि जब बच्चा बहुत छोटा हो तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए, मतलब 17-18 वर्ष का हो गया, उसको दोस्त की तरह ट्रीट करो, उसको समझो, उसकी परेशानियों को समझो। तो मैं कुछ वैसा ही करना चाहता हूं। मैंने आप लोगों की आदत खराब कर दी है, यही समझ में आ रहा है। उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि आप से आदत बन गई है सवाल करने की, वहां कर दें तो इसलिए डांट पड़ती है। अच्छा, हाँ तो ये तो है। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि एक ही प्रकार का विचार हर जगह नहीं आप लागू कर सकते, है ना। मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी ना। नॉर्मली सोच करके ही रखना चाहिए बेटा, आप लोगों को अपनी बातें जो है वो सोच करके ही रखनी चाहिए। मैंने एक कहानी आप लोग को सुनाई थी ना कि एक गांव में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। तो गांव के लोग बहुत समझदार नहीं थे, बट उस गांव का एक बुजुर्ग बहुत समझदार था। तो बुजुर्ग ने कहा रस्सी लेकर के आओ। गांव वाले रस्सी लाए, रस्सी कुएं में डाली गई, गिरे हुए व्यक्ति को बाहर खींच लिया गया। एक दिन बुजुर्ग गांव में थे नहीं,
और एक व्यक्ति पेड़ पर बहुत ऊपर चढ़ गया और उसने जो है अब वहां से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, बुजुर्ग भी जो है गांव में नहीं थे। तो एक दूसरा बहुत समझदार व्यक्ति, उसने कहा रस्सी लेके आओ। रस्सी लाई गई, उसने जोर लगा के फेंका, और जब ऊपर पेड़ के ऊपर जो चढ़ा हुआ था व्यक्ति, उसने रस्सी पकड़ा तो नीचे से सामने वाले ने जोर लगा के खींच दिया। तो फिर आपको पता है क्या हुआ होगा। तो इसलिए जो है आप लोगों में यह समझ कहाँ कब कैसे बात करनी है, और किस प्रकार की बात सामने वाले से की जाए कि सामने वाला प्रभावित भी हो जाए, आपकी हेल्प भी कर दे, ये सब बड़ी समझदारी की बात होती है। तो ये सब भी आप लोग अपने अंदर जो है ढालिए। देखो बेटा प्रद्युम्न, दोनों का अपना अपना स्थान है, किसान का अपना है, बिजनेसमैन का अपना है ना। पर यह भी है कि किसान ज्यादा परिश्रम करता है और कम लाभ पाता है। बिजनेसमैन जो है वो परिश्रम मजदूरों से करवाता है और ज्यादा लाभ खुद के पास रख लेता है। मार्क्स ने ऐसा कहा था, मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं तो जो है ये। दीप्ति बेटा मैं आपका कमेंट समझ नहीं पाया, जरा स्पष्ट करें। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। आपने यहां पर बीच में बट लगा दिया है, इसी से कंफ्यूजन हो गई। थैंक यू बेटा सबनम। नहीं, इसको संभालिए बेटा। हाई स्कूल इंटर लेवल पर जिस प्रकार के प्रश्न आप कर लेते थे, यूपीएससी की तैयारी के दौरान वैसे प्रश्न नहीं कर सकते। थोड़ा सा सोच करके प्रश्न करोगे ना तो आपकी अपनी समझ बढ़ जाएगी। मैं आप लोग की ज्यादा कमेंट क्यों लेता हूं ये मैं बता चुका हूं। मैं थोड़ा ऑफलाइन टच देना चाहता हूं ऑनलाइन क्लास में। और दूसरी बात ये होती है बेटा, समझ बढ़ाने की सर्वाधिक जिम्मेदारी इतिहास विषय के शिक्षक की होती है। तो मैं आपकी अगर बातें नहीं समझूंगा, फिर आपकी समझ नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा दीप्ति बेटा देखता हूं। वैसे मैं आज इस क्लास को समाप्त करने वाला हूं। और रही बात मोदी काल की, तो मैं चाहूंगा कि मोदी काल में क्या हुआ वो आप लोग जो है नेट वगैरह का यूज करके, वैसे भी जब आप पढ़ेंगे तो अदर सब्जेक्ट में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, करंट अफेयर्स वगैरह देखेंगे, मैटर मिल जाता है। और इतनी तो मैंने आपकी समझ बढ़ा ही दी है कि उसके बाद क्या हुआ और अब आगे क्या क्या होता जाएगा वो सब आप समझते चले जाओगे। सिमरन आपका कमेंट आ रहा है बेटा। तो चलिए थोड़ा सा मुझे आगे चर्चा करने दीजिए। ऐसे में क्या हुआ बेटा कि किसानों की आत्महत्या की समस्या बढ़ गई। थोड़ा सा समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार वाला मुद्दा, आप लोगों ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुना होगा, वैसे बड़ी पुरानी घटना है जाने दीजिए, सुना होगा कुछ लोगों ने नो डाउट। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भारत में, भारत की बेहतरी के लिए तमाम कार्य हो रहे थे। पता चला 2G 3G आप जानते हैं, इंटरनेट नेटवर्क। तो क्या हुआ कि अब कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने इसमें काफी पैसा ले लिया। बहुत बड़ा घोटाला था ये, बहुत बड़ा घोटाला था। और एक और बड़ी बात समझिए बेटा, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ भारत में। और सोचो ये कितनी बड़ी बात थी कि कॉमनवेल्थ गेम भारत में हो रहा था, विश्व के कई देशों के खिलाड़ी भारत में आने वाले थे। अब सोचो कि बेटा कितना बड़ा अवसर होता है ये, जब ऐसे खेल होते हैं तो वो सब लाइव होता है, विश्व के लोग देख रहे होते हैं। भारत की छवि सुधारने का कितना बड़ा अवसर था, अच्छी छवि बनाने का दुनिया में कितना बड़ा अवसर था। पर मैं आपको बताऊं, सरकार के मंत्री, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, सरकार के मंत्री, सरकार के जो है ये आपका अधिकारी, इन लोगों ने बेटा इतना पैसा इसमें जो है कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया। पता चला कि जो कार्य 4 रुपए में हो सकता है उसके लिए 40 रुपए पे किए। अब समझ सकते हैं सामने वाले को थोड़े नहीं देंगे, कुछ अपना भी लाभ लेना है।
सोचो अगर आप सरकार में मंत्री हैं या स्वयं आपने सरकार बना रखी है, आप प्रधानमंत्री हैं, तो क्या है कि देश के लोग टैक्स देते हैं बेटा, और बड़े परिश्रम से कमाए हुए पैसे से टैक्स देते हैं, तो देश के विकास के लिए उस पैसे का यूज करना चाहिए। पता लगा कि भ्रष्टाचार का मतलब है कि आपके पास चला जा रहा है। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने सुना हो, राजीव गांधी कभी कहा करते थे कि अगर मैं 100 पैसे भेजता हूं तो गांव में किसान तक पहुंचते पहुंचते कुछ पैसे जो है पहुंच पाते हैं। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए अब देखो बेटा, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दिया जाए। मोदी जी ने 2-2 हजार रुपए व्यवस्था की किसानों को देने के लिए डायरेक्ट अकाउंट में। अब मैं मोदी जी की प्रशंसा में नहीं बोल रहा हूं, पहले बता दूं, नहीं तो कुछ बच्चे जो है अपने तरीके से सोचने लगते हैं। मैं बता रहा हूं सरकार ने क्या करना शुरू किया इनसे बचने के लिए। भ्रष्टाचार को बड़ा बढ़ावा मिलता था, कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बहुत ही बड़ा घोटाला हो गया। और इतना, इस बार तो कांग्रेस की 2010 में ऐसा हुआ था, इस बार कांग्रेस की सरकार में इतना ज्यादा घोटाला होगा, इतना ज्यादा घोटाला होगा। मुझे इतना ही बता दीजिए कि ये जब अन्ना हजारे ने लोकपाल लाने की बात की थी कि लोकपाल लाया जाए, पीएम तक अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके खिलाफ जांच कर सके लोकपाल, यह सब जब हो रहा था उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? कमेंट करके बताएं। उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? बिल्कुल दीपिका बेटा, बहुत से लोगों को मिलते हैं, बहुत बड़ी योजना है किसान सम्मान निधि, यही बोला जाता है ना। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी बेटा सिमरन, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जब ऐसा हुआ था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। और इन्हीं सब के कारण बेटा, अच्छा विदेश नीति, तो विदेश नीति में देखो क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जो सरकार थी वह जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रही थी। चीन का मुद्दा कल भी था आज भी है, पाकिस्तान का मुद्दा कल भी था आज भी है, आतंकवाद का मुद्दा कल भी था आज भी है, और बना रहेगा। हाँ, धीरे धीरे करके जो है आतंकवादियों का कॉन्फिडेंस तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लगे हाथ आतंकवादियों को पैदा करने वाला जो देश है उसका भी कॉन्फिडेंस तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभिनंदन जी की तरह 2-3 और लोग गए और मूछों पर ताव देते हुए भारत आ गए ना, तो रहा सहा कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा, और 2-4 और ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो पाकिस्तान को अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें बेटा होती रही, तो मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी होगा उसको भी आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। यहां तक कोई डाउट नहीं। दरअसल बेटा आज मैं बहुत ज्यादा डीप में गया भी नहीं।
बहुत ज्यादा डीप में गया भी नहीं, बट ये है कि दीप्ति बेटा, सब कुछ मनमोहन सिंह जी के हाथ में नहीं था। आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री माने जाते थे, मतलब अपने लोगों पर उनका विशेष नियंत्रण नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा उनके समय काफी घट गई थी। लोग मजाक बनाते थे पीएम का, पीएम कुछ बोलते नहीं है, पीएम सीधे हैं, ये है वो है। मोदी जी के समय पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ी है। एक दो बातें और समझ लेना बेटा, एक वर्ड है ऑफशोरिंग और एक वर्ड है आउटसोर्सिंग। यह बड़ी तेजी से बढ़ा था इन सब काल में, और यह एक बड़ा कारण था आर्थिक मंदी आने का भी। ये सब आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो क्या है कि ऑफशोरिंग कहा जाता है। जैसे पश्चिम के जो देश थे, यूरोप, अमेरिका, इनको जहां पर कम पैसे में चीजें मिल जाएं, अब जैसे भारत देश में या किसी अन्य देश में, ये लोग अपनी कंपनियां वहां जाकर स्थापित करें, ये ऑफशोरिंग है। इनको वस्तुएं सस्ते में मिल जाएंगी, इनको वहां कर्मचारी सस्ते में मिल जाएंगे। भारत देश में आप जानते हैं कर्मचारी कितने सस्ते में मिल जाते। ऊपर से भारत में एक प्रॉब्लम और थी जिससे समाज में विभाजन बढ़ा था, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को काम पर रखना, क्योंकि महिलाओं की पेमेंट कम रहती थी। अभी भी ऐसा होता है कि जितना लड़के पेमेंट लेते हैं कोई काम करने के लिए, लड़कियां उससे कम पेमेंट में कार्य कर देती हैं। तो उससे क्या होता था कि इससे विभाजन बढ़ा, महिलाओं को जो है ज्यादातर काम पे रखा जाने लगा, और पुरुष महिला के बीच में थोड़ा सा इससे विभाजन समझ में आया। पर मैं कुछ और बता रहा था। ऑफशोरिंग का मतलब है कि विदेशों में जाकर के जहां कम पैसे में आपको वस्तुएं मिल जाएं, कर्मचारी मिल जाए, वहां आप निवेश करो, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करो। तो एक ऑफशोरिंग था। और आउटसोर्सिंग कहा जाता है कि जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में जो कर्मचारी होंगे, मतलब मैनेजर वगैरह, बड़े बड़े इंजीनियर, ये काफी ज्यादा जो है पैसा लेते हैं, पेमेंट लेते हैं। और जबकि बेटा उनसे भी ज्यादा योग्य लोग सोचो भारत में होंगे। अब भारत का एक बहुत बड़ा इंजीनियर, अमेरिका का बहुत बड़ा इंजीनियर, अमेरिका का इंजीनियर ज्यादा पेमेंट लेगा, भारत का इंजीनियर कम पेमेंट लेगा। तो इन पश्चिमी देशों ने क्या किया कि अपने देश के कर्मचारियों को कम रखना शुरू कर दिया, और वो विदेशों से कर्मचारी लेने लग गए, जैसे भारत आदि देशों से, क्योंकि उनको इसके लिए कम पेमेंट देना पड़ता था। बिजनेसमैन बेटा किसी का नहीं होता, वो अपने प्रॉफिट का होता है। और यही कारण था जब ये जब आर्थिक समस्या आई थी 2008 में, तो एक बड़ा कारण था पश्चिमी देशों में बेरोजगारी बढ़ गई थी। आज एक बड़ी कमाल की बात मैंने देखी, बल्कि कल देखी थी, और बड़ा अच्छा लगा। जिनको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रखा है, आप लोगों ने देखा था बेटा कि इंडिया में कितने वर्ष तक अंग्रेजों ने शोषण किया था। आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना है पता है आप लोगों को? सर डाउट ये है कि लास्ट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या लीडर्स जब करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जांच करती है, उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल देती? सभी शांत क्यों हो जाते हैं? ये कैसा राष्ट्रवाद? देश में सभी गवर्नमेंट्स मिलकर धोखा देती हैं। प्रद्युम्न जी, आपके जो विचार हैं वो थोड़ा सा मार्क्सवाद के, मतलब समाजवाद के करीब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बैलेंस बना करके रखिएगा, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों, आप प्रद्युम्न ने एक बात बहुत सही कही। ऐसे में क्या होता है ना कि अगर वर्तमान सरकार और भूतपूर्व सरकार, इनके साथ क्या होता है जानते हैं? आज ये हैं सरकार में, कल वो हैं, और अगर एक दूसरे के खिलाफ ये कार्य करने लग गए, एक्शन लेने लग गए, कल को, मतलब थोड़ा सा समझिए, मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली बोल सकता हूं। दो बातें, इंदिरा गांधी जी ने जो कुछ किया था उनके खिलाफ बड़ी तेजी से एक्शन हुआ, जेल, मतलब उनको बंदी बनाया गया, पर सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे होता नहीं है कि अब नेता लोग, आप तो जानते हैं, बहुत विशेष सुविधाएं लेते हैं। अभी बाहर नेता के हित की बात आ जाए तो सारे नेता एक हो जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा। तो ये तो तब होता है जब राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक हो कि गलत कोई भी करे हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक इस भावना से काम हो, एक ये होता है कि भाई इन्होंने गलती की, हम एक्शन लेंगे, कल को ये सरकार में आएंगे, हमारी कोई छोटी मोटी गलती पकड़ में आ गई तो फिर क्या होगा। एक इस भावना से भी काम हो सकता है। ये वाला थोड़ा सा खतरनाक है देश के लिए। हाँ, तो कुल मिला जुला करके अब ये जो व्यक्ति हैं ये भारतीय हैं, इंडियन है। रह ब्रिटेन में रहे थे अलग बात है, वैसे जैसे दादा भाई नौरोजी। लेकिन सोचो, जिन अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक शासन किया, इस देश को लूटा, आज वहां का प्रधानमंत्री कौन है?
विशाल ने लिखा, ब्रिटिश इतने कमजोर हो चुके हैं कि पीएम भी इंडिया का रखना पड़ रहा है। अब वो इंडिया के लोगों की काबिलियत पहचाने हैं बेटा। जब वो भारत में थे तब भी भारतीयों के बल पर ही भारत में टिके हुए थे। उनको भारतीय प्रतिभा की पहचान तब भी थी। उनकी नाव को भारतीय ही खे रहा था तब भी, और आज तो सब कुछ दिख ही रहा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय, और ऊपर से आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक इस समय कौन है? वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारतीयों को लूटा था। कल कहीं पढ़ा था बेटा कि पीएम का कंफर्म हो गया शशिकांत, क्या अभी नहीं कंफर्म हुआ? मुझे लगता है कंफर्म हो गया होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख वर्तमान में कौन है? इंडियन या ब्रिटिश? इंडियन ही है। अच्छा, अभी फाइनल नहीं हुआ? लगता है मैंने सोशल मीडिया से देख लिया, इसीलिए सोशल मीडिया पर कुछ भरोसा करने लायक नहीं होता। उन्नीस घंटे पहले की न्यूज थी, दूसरे फेज में भी जीते ऋषि सुनक। ब्रिटेन के अगले पीएम की दौड़ में दावेदारी मजबूत। इसके बाद की तो कोई खबर दिख नहीं रही है। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आप लोगों को गलत जानकारी नहीं दी जा सकती। लगता है सोशल मीडिया की बात दिमाग में थी। तो लेटेस्ट न्यूज अभी यहां पर नहीं है। तो चलिए अब ये बताइए कि लास्ट लेक्चर में आपने सबसे लास्ट पॉइंट क्या नोट किया था? लास्ट के लेक्चर में, हाँ ये तो है प्रदुम जी, कुछ भी हो आने वाले समय में जलवा तो हम भारतीयों का ही होगा। ये तो है। हमेशा से जलवा था बेटा। बस हम भारतीय सीधे थे, किसी का विश्वास कर लेते थे, तो जिनका हमने विश्वास किया उन लोगों ने पीठ में छुरा घोंप दिया। तो कारगिल का युद्ध हुआ, बस इतना ही लिखा था। भारतीय सैनिकों की विजय हुई, लिखना। पैराग्राफ चेंज करके, भारत में मानव संसाधन के विकास के लिए 2001 ईस्वी में भारत में मानव
संसाधन के विकास के लिए 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई और 2002 में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत छियासीवें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को कट करिए 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। फिर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए ई गवर्नेंस की दिशा में प्रगति हुई। 2005 ईस्वी में 2005 ईस्वी में सूचना 2005 ईस्वी में सूचना अधिकार कानून लाया गया। सूचना अधिकार कानून लाया गया। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता लाना, एवं भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था। फिर लिखना 2004 ईस्वी के चुनाव में भाजपा पार्टी पराजित हुई। अब कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पार्टी पराजित हुई। अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई।
मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह की सरकार के काल में सेज को बढ़ावा दिया गया। SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज को बढ़ावा दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वस्तुतः सेज के माध्यम से सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहती थी। वस्तुतः सेज के माध्यम से सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहती थी। किंतु इस व्यवस्था का देश और सरकार को विशेष लाभ नहीं हुआ। इसका लाभ निजी पूंजीपति ही उठाते रहे। भारत से पूर्व चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था। और वहां पर यह व्यवस्था सफल रही थी। और वहां पर यह व्यवस्था सफल रही थी, जिसका कारण था सेज का सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में होना। सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में होना। दो 2004 ईस्वी से 2009 ईस्वी तक यूपीए फर्स्ट की सरकार में यूपीए फर्स्ट की सरकार में भारत में तीव्र आर्थिक विकास हो रहा था। भारत एक बड़ा बाजार बनता जा रहा था। भारत एक बड़ा बाजार बनता जा रहा था।
इस काल में अमेरिका ने भारत से संबंध सुधारने का प्रयास किया। अमेरिका ने भारत को परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। जिसका विश्व के कई देश विरोध करने लगे। वस्तुतः विश्व का कई देश विरोध करने लगे। वस्तुतः परमाणु ईंधन की आपूर्ति उन्हीं देशों को हो सकती थी जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए होते थे। ऐसे ही देशों को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ब्रैकेट में एनएसजी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ब्रैकेट में एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप परमाणु की आपूर्ति करते थे। फिर अमेरिका द्वारा किए गए प्रयासों से भारत में परमाणु आपूर्ति होने लगी। यूपीए प्रथम के काल में भारत अमेरिका के सब करीब आया। और इसी कारण से करीब आया और इसी कारण से चीन ने भी भारत से संबंध सुधारना शुरू किया। इसी कारण से चीन ने भी भारत से संबंध सुधारना शुरू किया। भारत से संबंध सुधारना शुरू किया। 2005 ईस्वी में चीन ने
सिक्किम पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पाकिस्तान से भारत निरंतर संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा था। पूर्व की सरकार ने अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के क्रम में ही पाकिस्तान से संबंध सुधारने के क्रम में ही लाहौर के लिए बस सेवा की शुरुआत की थी। बस सेवा की शुरुआत की थी। किंतु 2008 ईस्वी में किंतु 2008 ईस्वी में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा बंबई पर हमला किया गया। बंबई पर हमला किया गया। इससे संबंध सुधार को झटका लगा। अब आगे भारत ने पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए अथवा उसकी वास्तविकता को उजागर करने के लिए कार्य करना शुरू किया। इस कार्य में भारत को सफलता भी प्राप्त हुई। इस काल में भारत को सफलता भी प्राप्त हुई और पाकिस्तान धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता चला गया। दो 2008 ईस्वी में विश्व में मंदी की समस्या देखी गई।
विश्व में मंदी की समस्या देखी गई। पूंजीवादी देशों अर्थात अमेरिका जैसे देशों के कारण मंदी की शुरुआत हुई। अमेरिका में केंद्रीय बैंक का नियंत्रण अन्य बैंकों पर कम था। और विभिन्न बैंकों को छूट दी गई थी कि वे लोगों को भारी मात्रा में कर्ज दे सकते थे। अमेरिकी बैंकों ने लोगों की पात्रता देखे बिना ही उन्हें कर्ज दिया। क्योंकि कर्ज की वापसी नहीं हो पाई, अतः क्योंकि कर्ज की वापसी नहीं हो पाई, अतः बैंकों के पास धन की कमी पड़ गई। फिर अमेरिका में मंदी की समस्या आ गई। धीरे धीरे अन्य देशों में भी यह समस्या देखी जाने लगी। अच्छा, मैं व्हाट्सएप पर तो मैसेज देख लेता हूँ। जितेंद्र जी खुश रहें। और टेलीग्राम के मैसेज नहीं देख पाता हूँ। अभी संयोग से एक जो है मैसेज खुल गया और उसमें मेरी ही के स्टूडेंट जो है श्वेता भारती, सब इंस्पेक्टर पद पर इनका चयन हुआ। ये बच्चे तैयारी करते रहते हैं, आगे यूपीएससी स्टेट पीसीएस से एग्जाम भी क्लियर करते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था कि सर कल मेरा सब इंस्पेक्टर जुलाई 15 का है, 15 जुलाई का मैसेज। अच्छा, सब इंस्पेक्टर दरोगा के पद पर चयन हुआ, पेपर में इनका नाम भी निकला है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो लिखिए, तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, पता नहीं कैसे बेटा वो बंद हो गया, अब फिर बनाऊंगा।
ये इंडिविजुअल आया है। कुछ बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं होता है, तो ऐसे ही तलाश करते हैं नंबर। लिखना। कहाँ का रिजल्ट आया है ये? मोहनपुर। किस स्टेट का होगा? बच्ची ने स्टेट नहीं लिखा। अब मुझसे तो भारत के कई राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि मैं कहूँ संपूर्ण भारत के बच्चे पढ़ते हैं। तो लिखना। क्या लिखा था आप लोगों ने? मेरा टेलीग्राम ग्रुप हैक्ड हो गया। हाँ, हो सकता है, मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, बिहार एसआई का है। अच्छा अच्छा। पूरा ध्यान हम लोगों का यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स पर ही होता है, इसलिए ऐसी खबरों का ढंग से ज्ञान नहीं होता। लिखना। तो धीरे धीरे मंदी का असर विश्व के अन्य देशों पर भी देखा गया। भारत पर मंदी का असर अधिक नहीं पड़ा। भारत पर मंदी का असर अधिक नहीं पड़ा। जिसके कई कारण थे। एक तो भारत विदेशी पूंजी निवेशकों पर अधिक निर्भर नहीं था। विदेशी पूंजी निवेशकों पर अधिक निर्भर नहीं था। दूसरे, भारत में केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों पर नियंत्रण करके रखती थी। फिर लिखना। 2009 ईस्वी में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। मनमोहन सिंह दूसरी बार मनमोहन सिंह दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजी से घिरती हुई नजर आई। इसी सरकार के कार्यकाल में 2010 में
कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। यूपीए सेकेंड के कार्यकाल में कई समस्याएं विद्यमान थीं। फर्स्ट, भ्रष्टाचार की समस्या। सेकंड, आतंकवाद की समस्या। थर्ड, थर्ड पॉइंट लिखिए, किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की समस्या। किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की समस्या। नेक्स्ट, भारत और इंडिया के बीच में बढ़ती हुई खाई। आदि। बढ़ती हुई खाई आदि। बाकी बहुत सी बातें हैं जो आप लोग पढ़ते पढ़ते पढ़ लेंगे। वैसे तो अन्य विषय पढ़ते समय आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस का पाठ्यक्रम जो है और अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर भी बच्चों अगर लगे, जैसे अभी तो ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो है महत्व बढ़ता है, तो कोई एक बुक ले लीजिएगा। जितना कुछ मैं आपको बता चुका हूं उसको ध्यान में रखना, और उसके बाद किसी भी बुक को पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाएगा। आवश्यकता पड़ती है तो क्वेश्चंस देखते रहना, अगर ऐसा लगे तो कभी कोई बुक ले लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहीं पर पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं। 2014 के बाद क्या होगा ये आप लोग देखिएगा। मैं जानता हूं कुछ लोग चाहते थे कि मैं नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल पहला वाला और अब तक थोड़ा सा ये भी बता दूं, पर बच्चों मैंने आवश्यकता से ज्यादा समय ले लिया। भारत और इंडिया बोला जाता है बेटा, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, स्मार्ट लोग जो है इंडियन कहे जाते हैं। अच्छा पैसा कमाने वाले, शहरों में रहने वाले, और ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान रहते हैं उन्हीं को भारतीय बोला जाता है, वो भारतवासी हैं। बेटा कोई भी ले लीजिए, सब में ठीक ठाक नॉलेज ही होगा। बिपिन चंद्रा की भी बुक आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस पर, अच्छी होती है। तो कोई बहुत ज्यादा विशेष नहीं है यहाँ पर कि आपको बहुत सोचना पड़े। बट जो बातें हैं, आपको तो पता है कि पाठ्यक्रम में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसका अपना महत्व नहीं। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम बेटा, कॉमनवेल्थ गेम। कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है बेटा सिमरन। पॉइंट 4 में मैंने क्या बोला? चौथा पॉइंट, किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को बताया था, भारत और इंडिया के बीच में बढ़ रही खाई को बताया था, है ना? यही सब बोला था। और भी बहुत कुछ है, आप लोग पढ़ेंगे सब समझ जाएंगे। कुछ बुक्स का भी यूज करना है। तो बच्चों जितना मैंने पढ़ाया इसमें काफी समय ले लिया। सबनम लिख रही हैं सबनम लिख रही हैं मैं लपसना गई थी तो एंट्री करते ही वहां सरदार पटेल की मूर्ति लगी हुई थी। ये बात समझ में नहीं आई, नाम तो लपसना है। लाल बहादुर शास्त्री।
तो बेटा देखो क्या है कि जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सबका बड़ा महत्व है और पटेल जी का बहुत ज्यादा है। पटेल जी की मूर्ति तो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा गांव है कादीपुर तहसील पड़ती है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। कादीपुर तहसील में कादीपुर चौराहे पर ही पटेल जी की मूर्ति लगी है। तो पटेल जी की तो बात ही अलग है। वसु लिख रहे हैं 300 घंटे। नहीं बेटा 300 घंटे नहीं हुआ होगा, ये आप लोगों ने मुझे लगता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर से पढ़ लिया होगा, वरना मुझे लगता है कि 260-65 घंटे तो लगे ही होंगे। तो ठीक है प्रदुम जी। जो लोग जो है हिस्ट्री ऑप्शनल अब पढ़ना चाहते हैं और तेजी से पाठ्यक्रम कंप्लीट करना चाहते हैं, जीएस पढ़ने के साथ साथ, वो ऑप्शनल की बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मंडे से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। उसमें मैंने पाठ्यक्रम डिस्कस किया हुआ है, कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट किया हुआ है। मंडे से पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग खुद समझदार हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि ऑप्शनल जीएस के साथ साथ पढ़ना। ऐसा नहीं करना कि पहले ऑप्शन जीएस पढ़ना है फिर ऑप्शनल पढ़ना है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ये सही नहीं होता। अच्छा 264 क्लास हो गई, मतलब काफी क्लास हो गई। नहीं 264 घंटे। अच्छा विशाल ने लिखा 262 घंटे, गुड़िया लिखा 264। हाँ यही होगा बेटा, 260-65 घंटे मैंने भी कहा। तो वसु बेटा वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से जिन्होंने दोबारा पढ़ लिया होगा उनके उनका होगा। पिछली बार मैंने समझाया था, लिखाया नहीं था। इस कार्य में भारत को सफलता भी मिली, पाकिस्तान की वास्तविकता को उजागर करने का कार्य शुरू किया। इस कार्य में भारत को सफलता भी मिली। धीरे धीरे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता चला गया। वसु लिख रहे हैं थैंक्स अलाट गुरुजी, आपसे पढ़ने का मौका मिला मुझे। खुश रहो बेटा, आगे बढ़ो, सफलता सुनिश्चित हो आपकी। अच्छे बच्चों को पढ़ाना हम लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी बात होती है। सिमरन लिख रही है ऑप्शनल में अभी तक कंफ्यूज हूं। कंफ्यूजन का कारण क्या है बेटा? देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तभी भी ऑप्शनल वैसे जुड़िए आप। 15 महीने की वैलिडिटी होती है बेटा। लाइव क्लास लेकर नहीं पढ़ सकते तो वीक में जब 2 दिन की छुट्टी होती है तब 2-4 वीडियो देख लें, लेकिन पाठ्यक्रम आपका फाउंडेशन और ऑप्शनल का साथ में कवर होना चाहिए, वरना आप लोग पछताओगे और कहोगे कि सर ने सही कहा था। पर जब तक समझोगे तब तक काफी देर हो गई होती है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ऑप्शनल, पर पढ़िए साथ में। जीएस फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों का पाठ्यक्रम आपको साथ साथ कवर करना है। हाँ दीपिका बेटा हिस्ट्री ऑप्शनल की वो 4 क्लासेस देख लें। हाँ देख लीजिए बिल्कुल, देख लीजिए, और मंडे से फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। मॉडर्न तो पहले ही खत्म हो गया था बेटा सबनम, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस था वो भी खत्म हो गया। अब इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कुछ और पूछना हो तो बताएं, वरना आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूं। किसी को कुछ पूछना है? शशिकांत भी लिख रहे हैं अभी भी हम कंफ्यूज हैं ऑप्शनल को लेकर। क्यों कंफ्यूज हैं बेटा? कंफ्यूजन का कारण क्या है? कंफ्यूजन को बहुत जल्दी दूर करिए आप लोग। एक योजना बनाइए और योजना को क्रियान्वित करिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खुद को झोंक दीजिए। ज्यादा कंफ्यूज रहना इसका मतलब है कि अपनी क्षमता के अनुसार कार्य ना कर पाना। वर्ड हिस्ट्री के लिए बेटा जीएस में कोई बुक मत लो आप। ऑप्शनल में मैं बुक सजेस्ट करता हूं। जीएस में एक प्रश्न आता है उसके लिए मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा पढ़ा दूंगा, तो बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक्स में जो मिले वही पढ़ लेना। बिल्कुल सबनम बेटा। सिमरन लिख रही मेरा ऑप्शनल मतलब ऑनर्स मैथ था
तो ऑप्शनल क्या लूं? देखो बेटा, मैथ साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होते हैं वो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जैसे विषयों को इसलिए ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। अब यही लगा लीजिए जैसे मैथ पढ़ना है तो मैथ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शनल में बहुत अच्छा लेवल होता है प्रश्न का। अब अलग से बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री जैसे आप पढ़ रहे हैं या कोई अन्य विषय पढ़ रहे हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी तो 50% चीजें पढ़ ली, जीएस पढ़ते समय आपने 50% चीजें पढ़ ली, और अगर 50% पढ़ लो तो 500 मार्क्स का ऑप्शनल भी तैयार हो गया। और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में भी हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, ऑप्शनल देने वाले बच्चे लाते हैं क्योंकि औरों से ज्यादा हिस्ट्री पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न गलत हिस्ट्री से ही होते हैं बच्चों के, तो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उनसे नहीं होते। तो इसलिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का बड़ा महत्व है ऑप्शनल के तौर पर। और हिस्ट्री के अलावा भी अगर कोई विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इस पर मैं ज्यादा सोच पा रहा हूं, इस सब्जेक्ट पर मैं अच्छा लिख सकता हूं, तो आप वह विषय ले सकते हैं। गुड़िया बेटा, आप एग्जाम चाहे जब दो, है ना, बट जीएस फाउंडेशन और ऑप्शनल साथ साथ पढ़ा जाता है। कारण यह है कि लगभग 2 वर्ष पाठ्यक्रम कंप्लीट करने में आपको लग जाते हैं ऑप्शनल और जीएस के। इसके बाद आपको फिर बार बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा, फिर योजना बनानी पड़ेगी, उसके अनुसार पढ़ना पड़ेगा, तो समय लगता है। पहले एक बार अपने दिमाग में, आपके दिमाग में पूरा पाठ्यक्रम सेट हो जाना चाहिए, अच्छी खासी समझ हो जानी चाहिए पाठ्यक्रम की, तभी आप और बेहतरीन कर सकते हो अपने पाठ्यक्रम को, अपने नॉलेज को। आप एग्जाम की डिमांड को समझ सकते हो, कमीशन की डिमांड को समझ सकते हो, फिर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सकते हो, बहुत सारी बातें हैं। तो देखो बेटा दीपिका, अगर घर पर रहकर अच्छी तैयारी हो रही है, सुनैना लिख रही है आपका ऑप्शनल में 27 जून लिखा है। नहीं बेटा, उसमें पोस्टर हटा के देखिए, कई पोस्टर हैं वहां पर, तो उसमें 18 जुलाई मैंने डलवा रखा था। तो अभी 18 जुलाई से जो बैच स्टार्ट होगी उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। 27 जून से मैं बैच स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में शेड्यूल के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो अभी क्या हुआ कि अब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है, 18 तारीख से कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। अभी मैंने उसमें 4 लेक्चर में बताया है कैसे पढ़ना है, सिलेबस डिस्कस किया है। तो 18 से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और अब क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी। बीच में क्लास ब्रेक थी, लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं क्लास ब्रेक नहीं करता, थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए। तो बेटा अगर घर पर रहकर अच्छी पढ़ाई हो रही है, लग रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो घर पर रहकर आप पढ़ सकते हो, सिलेक्ट भी हो सकते हो। अगर लगता है घर पर माहौल नहीं है पढ़ने का, मन नहीं लग पा रहा है, स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, माहौल नहीं बन पा रहा है, तो इसका भी अपना महत्व है। दिल्ली आने का मतलब है कि बहुत कम क्षेत्र में ही आप जहां रहोगे, बाहर निकलोगे, तमाम कोचिंग है, लाइब्रेरी है और टेस्ट सीरीज वगैरह होते रहते हैं, सारा स्टडी मटेरियल मार्केट में ऐसे बिखरा होता है जैसे सब्जी मंडी हो, सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, दिन रात पढ़ते हैं सब, है ना, तो ये माहौल मिल जाता है पढ़ने का, तो इसका लाभ मिल जाता है। अगर लग रहा है घर पे अच्छी पढ़ाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। शबनम बेटा, सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं, फिर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से कम प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर से भी अच्छे प्रश्न हैं। बिल्कुल सिमरन बेटा, खुश रहो, बिल्कुल सिलेक्शन हो आपका। बिल्कुल हो सकती है, बट डिपेंड करता है घर का माहौल कैसे। पता लगा आप पढ़ रहे हो, घर पे किसी ने बोला कि रिलेटिव आ गए हैं, बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ, चाय बना कर लाओ, तो ऐसे माहौल में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है कि घर पे कोई डिस्टर्ब ही ना करे, आप हो घर पे, यह भी घर वाले भूल जाएं, आपको कोई पूछने वाला ना हो, है ना, आपका जब मन करे जाओ खा लो, जब मन करे फिर पढ़ना शुरू कर दो, ऐसी स्थिति में आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। 2004 में मिस सुजा के ऑल इंडिया 4th रैंक और महिलाओं में पहली रैंक लेकर आई थी। 2005 में मेरा इंटर हुआ था, मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था, एस नागराजन फर्स्ट रैंक लेकर के आए थे। तो मिस सुजा के ने कहा था कि मेरी माता जी जो है वो मुझे चाय तक मेरे स्टडी रूम में देने आती थी, मतलब मैं अपने रूम से निकलती ही नहीं थी, बस पढ़ना सोना, पढ़ना मतलब कुछ घंटे वही सोना, बाकी हमेशा पढ़ते रहना, मैं हर चीज से कट गई। और बच्चों पहले ही चांस में महिलाओं में वो जो है पहला स्थान लेकर के आई थी, फर्स्ट चांस, और महिलाओं में फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया 4th रैंक।
हाँ वसु जी, राम राम बेटा। चलो ठीक है, आज यहीं तक बच्चों, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।